Good morning, students. We are study BSc part first, paper third, unit first, day second. हम पढ़ रहे थे सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत की इस कड़ी में हम पढ़ रहे थे। वापस शुरू से स्टार्ट करते हैं। लियोनोव की मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्ष तक इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। ऊतक के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ज्ञान को इस युग की विशेष उपलब्धि माना जा सकता है। इसके बाद कोशिका को बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की इकाई के रूप में पहचाना गया। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यानी 1800 के आरंभ में अनेक प्राणी विज्ञानी एवं वनस्पतिज्ञ जैसे होल्प, मिरबेल, ओकेन, लेमार्क, एमिसी, ड्यूट्रोचेट, टर्फिन आदि स्वतंत्र रूप से किए गए प्रेक्षणों के फलस्वरूप एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुँचे, जिसे 19वीं शताब्दी में कोशिका सिद्धांत का रूप दे दिया गया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर एक छोटी सी गोलाकार रचना को देखा, जिसे केंद्रक नाम दिया। इसके साथ ही पुरकंजे तथा मॉल ने स्वतंत्र रूप से कोशिका एवं कोशिकीय सक्रियताओं में जीव द्रव्य के अस्तित्व को स्थापित किया। अन्य वैज्ञानिक जिनका नाम कोशिका सिद्धांत से आवश्यक रूप से जुड़ा हुआ है, जर्मनी के स्लाइडेन 1838 में, स्वान ने 1939 में अब तक के उपलब्ध समस्त तथ्यों का पुनर्मेल करके एक निश्चित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में सेल थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। सेल थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने। स्वान यानी कुत्ता, मतलब स्वान जूलॉजिस्ट थे और स्लाइडेन बॉटनिलिस्ट था। त्रुटियां होते हुए भी सिद्धांत को सर्वव्यापी समर्थन मिला। बाद में इसमें कुछ सुधार किए गए। ये सिद्धांत क्या था? आइए देखते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिकाएं सजीव है। कोशिकाएं क्या है? सजीव तथा समस्त जीव, चाहे वह पौधे हो चाहे वह जंतु हो, कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं। कोशिकाएं सजीव है और इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे वह जंतु हो, किससे निर्मित होते हैं? कोशिकाओं के समूह से। ये कोशिकाएं कहाँ से आती है? ये कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। बहुकोशिक जीवों की प्रतिक्रियाओं उनकी रचक कोशिकाओं की क्रियाओं का प्रतिरूप होती है। बहुकोशिक जीवों की जो प्रतिक्रियाएं होती है, उन प्रतिक्रियाओं से संबंधित कोशिकाएं होती है, कंस्टिट्यूट सेल्स, उनकी क्रियाओं का प्रतिरूप होती है। तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत के निम्न 5 बिंदु अहम माने जाते हैं। पहला बिंदु है, समस्त जीवों का शरीर कोशिकाओं का एक समूह मात्र है, अर्थात समस्त जीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिकाएं हैं। प्रत्येक कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करती है। हमारे शरीर में उपापचय क्रियाएं होती है, वह किसके द्वारा होती है? उसकी इकाई क्या है? कोशिका। ठीक है ना। कोई भी तंत्र सिस्टम के द्वारा क्रिया होती है, उपापचय क्रियाएं, उसकी इकाई क्या होती है? कोशिका। क्योंकि सजीव को प्रतिलक्षित करने वाली सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती है। कोई भी क्रिया होती है या किसी अंग का निर्माण होता है, तो हमारा शरीर बना हुआ है विभिन्न प्रकार के सिस्टम तंत्र के द्वारा। तंत्र बने हुए हैं विभिन्न प्रकार के अंगों के द्वारा।
विभिन्न प्रकार के अंग बने हुए ऊतकों के द्वारा, और विभिन्न प्रकार के ऊतक बने हुए हैं कोशिकाओं के समूह के द्वारा। और कोशिकाओं का समूह किसका बना हुआ है? कोशिका का। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या हुई? संरचनात्मक व क्रियात्मक सबसे छोटी इकाई क्या हुई? कोशिका। ठीक है ना। तो प्रत्येक कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई को प्रदर्शित करती है, क्योंकि सजीव को प्रतिलक्षित करने वाली सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर होती है। सजीव के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है वह सब क्रियाएं कोशिका के अंदर ही प्रारंभ होती है। कोशिकाएं आनुवंशिक की इकाई भी मानी जाती है, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। चौथा पॉइंट है, नई कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही विकसित हो सकती है। नई कोशिकाएं किससे बनती है? पहले की कोशिकाओं से, जो कि इस सिद्धांत की परिभाषा में भी बताया गया है। एक कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं की विभाजन से बनती है। और लास्ट पॉइंट है, किसी भी जीव में होने वाली सभी क्रियाएं उसकी घटक कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जीव क्रियाओं के कारण होती है। ये अभी हाल मैंने समझाया था तुम्हें, ऊपर से बढ़ते क्रम में गए थे अपन। शरीर तंत्र का बना हुआ है, तंत्र अंगों का, अंग ऊतकों से, ऊतक सेल्स से। मैंने कहा था सेल्स के अंदर जो क्रियाएं होती है वह सभी क्रियाएं मिलजुल कर किसी जीव की विशिष्ट क्रिया को संचारित करती है। ठीक है ना। तो ये अपना कोशिका सिद्धांत था। मूलतः क्या है ये स्लाइडन व स्वान के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिकाएं सजीव होती है और समस्त जीव, चाहे वह पौधे हो या जंतु, कोशिकाओं के समूह से निर्मित होते हैं। और एक कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा बनती है। और बहुकोशिक जीवों में कोशिकाएं उनकी रचक कोशिकाओं की क्रियाओं का परिणाम प्रतिरूप होती है। ठीक है। अब इस सिद्धांत के भी अपवाद हो गए। ठीक है ना। हालांकि इन अपवादों पर इतना ध्यान नहीं दिया। आज तक भी इस सिद्धांत को, कोशिका सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। ठीक है ना। नवीनतम खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि सभी जीव कोशिकीय नहीं होते। ठीक है। जैसे अकोशिकीय जीव प्रोटोजोआ, सभी कोशिकाओं में एक निश्चित केंद्रक नहीं होता। जैसे वायरस, केवल वायरस ही नहीं बल्कि बैक्टीरिया व नीलहरित शैवालों में भी केंद्र के पदार्थ के चारों ओर केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है और ये कोशिका द्रव्य में विस्तृत रहता है। अतः कोशिका सिद्धांत के क्या हो गए? अपवाद। प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि। लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पहले स्वान ने कोशिका के आकारिकी एवं कार्यिकी महत्व को सुस्थापित किया था। ये कोशिका की आधुनिक खोजों के तर्क पर सही उतरता है। इसलिए इसे आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया। किसको? स्वान को। बाद में हिकल ने प्राणी जगत को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में विभाजित किया। प्राणी जगत को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में किसने विभाजित किया? हिकल नामक वैज्ञानिक ने। 1841 में अल्बर्ट कोलियर ने एम्ब्रियोलॉजी को कोशिका विज्ञान से संबंध स्थापित किया। एम्ब्रियोलॉजी का कोशिका विज्ञान से संबंध स्थापित किसने किया? अल्बर्ट कोलियर ने। ये संकेत दिया गया कि किसी जीवधारी में उत्पन्न होने वाले शुक्राणु एवं अंडाणु उत्तकीय संरचनाएं होती है। ठीक है ना। और इसी के साथ शुक्राणु क्या है? कोशिका। अंडाणु क्या है? कोशिका। इसी के साथ एम्ब्रियोलॉजी का कोशिका विज्ञान से संबंध स्थापित हो जाता है। विर्चोव ने रोग विज्ञान का भी इस सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन करके ये प्रदर्शित करने में सफलता प्राप्त की कि रोगजनक क्रियाएं भी कोशिका एवं ऊतकों में ही होती है। निश्चित रूप से क्रिया कोई सी भी हो, चाहे रोगजनक हो, चाहे निर्माण करने वाली हो, चाहे विनाश करने वाली हो, किसके अंदर होती है? कोशिका के अंदर। ठीक है। आइए अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर।
प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। तो अंतर के लिए हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तुम्हारे। प्रोकैरियोटिक कोशिका का वर्णन कर सकते हो, यूकैरियोटिक कोशिका का वर्णन कर सकते हो, और दोनों में तुम अंतर भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहला देखते हैं लक्षण प्लाज्मा झिल्ली वाला। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति में सेलुलोज नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये अमीनो शर्करा तथा म्यूरोमिक अम्ल की बनी हुई होती है, ध्यान रखना है ना। अमीनो शर्करा और म्यूरोमिक अम्ल की बनी हुई होती है। नीलरी शैवाल की कोशिका भित्ति में कुछ सेलुलोज हो सकता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्राणी कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, जबकि वनस्पति कोशिका में ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। ये बातें तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज वाली नहीं होती है, अमीनो शर्करा और म्यूरोमिक अम्ल वाली होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्राणी कोशिका में तो पाई नहीं जाती और पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी हुई होती है। कैप्सूल, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कैप्सूल म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कैप्सूल नहीं होता। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम तीनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में तीनों होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में संबंध स्थापित करता है। रेटिकुलम यानी जालिकानुमा है ना, जाल तंत्र की तरह है, अतः ये परिवहन में सहायक होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका स्राव में भाग लेता है, जबकि लाइसोसोम कोशिका पाचन में भाग लेता है। ये ठीक है ना। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफाइब्रिल्स और धानी। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबुल्स, माइक्रोफाइब्रिल्स, धानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शोषण से संबंधित होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स व माइक्रोफाइब्रिल्स कोशिका द्रव्य में पड़े रहते हैं, जबकि धानी केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। तो एंडोप्लाज्म में यूकैरियोटिक कोशिका की बात करूँ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परिवहन का कार्य, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कोशिका स्राव से सब भाग लेता है, लाइसोसोम कोशिका पाचन में भाग लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका शोषण में भाग लेता है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियों के रूप में होता है। नीले शैवालों में ये क्लोरोफिल ए में होता है, बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल में होता है। नीले शैवालों में किसमें? क्लोरोफिल ए में, बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल में। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की पादप कोशिकाओं में एक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, और जंतु कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जैसी कोई क्रिया होती नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है, यूकैरियोटिक कोशिका में होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य से अलग भिन्नित नहीं किया जा सकता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है। गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रत्येक कोशिका में केवल एक सक्रिय गुणसूत्र सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है। ये केवल डीएनए का बना होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है ना, ध्यान से, प्रत्येक कोशिका में केवल सक्रिय गुणसूत्र होता है, जो कि केवल डीएनए का बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र भी होते हैं, और प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए तथा सारे प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन होती है।
यहाँ केवल एक चक्रीय गुणसूत्र होता है, यहाँ एक से अधिक गुणसूत्र हो सकते हैं। केंद्रक गुणसूत्र न्यूक्लियोइड क्षेत्र में स्थित होता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, जबकि गुणसूत्र केंद्रक में स्थित होता है यूकेरियोटिक कोशिका में। कशाब फ्लैजिला, कुछ बैक्टीरिया में कशाब होते हैं किंतु इनमें तंतुओं का 9+2 व्यवस्था नहीं होती, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 9+2 व्यवस्था पाई जाती है। कोशिका विभाजन, माइटोसिस व मियोसिस प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ पे बैक्टीरिया में सरल द्विविखंडन विधि यानी दो भागों में बंटने जैसा विभाजन सरल प्रकार का होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोसिस व मियोसिस प्रकार का विभाजन होता है, जो कि काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है, ठीक है। श्वसन एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के भीतर होते हैं, ठीक है, जबकि श्वसन एंजाइम यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये कोशिका सिद्धांत और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका का डिस्क्रिप्शन एंड डिफरेंसेस ये आज सेकंड दिन कंप्लीट होता है। हम धीरे धीरे इसी तरह से इस यूनिट को आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बच्चों, तुम्हें कोरोना का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर नहीं निकलना, आवश्यकता पड़ने पर मास्क लगाकर निकलना और सैनिटाइजर करते रहना, इस तरह का विशेष ध्यान रखते हुए इस कोरोना के खिलाफ तुम्हें लड़ाई लड़नी है और इसको हराना है। धन्यवाद।